नमस्कार, प्रणाम। मैं महेंद्र दमन तिवारी स्वागत करता हूं सभी का अधिवक्ता महोदय में। आज के अपने इस वीडियो के माध्यम से और अपने आने वाले वीडियो के माध्यम से हम एक सीरीज की तरह लेकर के आएंगे और दोनों कोर्सों के लिए, लखनऊ विश्वविद्यालय से LLB त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनके लिए भी, और लखनऊ विश्वविद्यालय से जिन लोगों ने LLM के लिए अप्लाई किया है उनके लिए भी। अभी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने सीरीज के पहले वीडियो के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में LLM की प्रवेश परीक्षा में पूछे गए पुराने उन प्रश्नों की जिनके आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, और कुछ ऐसे प्रश्नों की जो पुराने वर्षों में नहीं पूछे गए हैं लेकिन उनके इस बार पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो सीरीज के अपने पहले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, भारत की संवैधानिक विधि के उन सवालों से जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, और हो सकता है आप लोगों ने ये सारे सवाल पढ़े हों। अगर नहीं पढ़ा है आपने तो एक बार फिर से इसको चेक करने की ज़रूरत है, और इन सारे एरियाज़ को चेक करने की ज़रूरत है। जैसे एक सवाल है, जो सवालों की बात करें तो एक सवाल आया था कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डेडिकेटेड टू, और इसका जो ऑप्शन था कि द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, द पार्लियामेंट, द होल सोसाइटी, द पीपल ऑफ द इंडिया। तो उसका जो सही आंसर था वो था द पीपल ऑफ द इंडिया। एक सवाल आया था कि हु इज़ नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णा और B.R. अम्बेडकर। तो इसका जो सही जवाब था वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर था। सवाल पार्ट्स पे और आर्टिकल्स पे खूब सारे सवाल पूछे गए हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओरिजिनल टेक्स्ट था उसमें कितने आर्टिकल्स थे और कितने शेड्यूल्स थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके बाद कितने पार्ट्स थे। तो पार्ट्स को लेकर के और शेड्यूल्स को लेकर के, सेक्शंस को लेकर के ओरिजिनल टेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कितने थे इसको जानने की आवश्यकता है, इसको पढ़ने की आवश्यकता है। उसके बाद सवाल आए थे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज लॉयर्स पैराडाइज। किसको लॉयर्स का पैराडाइज कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। तो जिसका सही आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद की अगर हम बात कर लें, आगे की बात कर लें, तो जैसे सवाल था कि हु वाज द टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया, जिसके ऑप्शन थे राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, सच्चिदानंद सिन्हा और B.R. अम्बेडकर, जिसमें जो सही जवाब था वो था सच्चिदानंद सिन्हा। और सवाल आया था कि द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन is written, provides for division of powers in writing, provides for separation of powers, is written and provides for separation of powers। तो जो लास्ट वाला आपका ऑप्शन था is written and provides for separation of powers। उसके बाद जो सवाल था कि who among the following has said that, प्रियम्बल को लेकर के सवाल आए थे। जैसे प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, एडल्ट फ्रेंचाइज, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। तो प्रियम्बल को लेकर के आपको कायदे से समझने की ज़रूरत है कि प्रियम्बल में कितने वर्ड्स हैं, प्रियम्बल में किन इक्वलिटी की बात करी गई है, प्रियम्बल का जो आइडिया था वो किसका था, प्रियम्बल में कितने बार अमेंडमेंट किए गए हैं, प्रियम्बल में कितनी चीज़ें जोड़ी गई हैं, प्रियम्बल को किस केस लॉ में बोला गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, किस केस लॉ में बोला गया कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है, और केस लॉ का, जब आप केस लॉ पढ़ रहे हैं तो केस लॉ को किस जस्टिस ने डिलीवर किया था, ये सारे सवाल आपको पढ़ने हैं। उसके बाद जो प्रियम्बल का संशोधन का वर्ष है वो खूब पूछा गया है, किस संशोधन से उसको जोड़ा गया था और कितनी बार अभी तक प्रियम्बल में संशोधन किया गया है, ऐसे सारे सवाल। उसके बाद सवाल आया था कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप को छीनने का कौन सा तरीका नहीं है? बाई रिनंसिएशन, बाई एक्विजिशन, द टूर जर्नी ऑफ अनदर स्टेट फॉर फ्यू मंथ्स, या बाई डिप्राइवेशन। तो जो सी आपका ऑप्शन था कि द टूर जर्नी ऑफ अनदर स्टेट फॉर फ्यू मंथ्स, ये वाला आपका ऑप्शन सही था। सवाल आया था कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश द न्यू स्टेट्स। न्यू स्टेट्स को कौन इस्टेब्लिश कर सकता है? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या कैबिनेट। तो उसका जो सही जवाब था वो था पार्लियामेंट। सवाल था कि द अथॉरिटी टू अल्टर द बाउंड्री ऑफ स्टेट्स इन इंडिया रेस्ट विद स्टेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट। किसके पास जो बाउंड्रीज है, स्टेट की बाउंड्रीज है, उसको अल्टर करने की जो पावर है वो किसके पास होती है? स्टेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर के पास। तो जो सही जवाब था वो था पार्लियामेंट के पास। सवाल इसके बाद, तो ये सारे सवाल आपके सिटीजनशिप से थे और आपकी बाउंड्री से रिलेटेड थे। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स में लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस में एक अप्रोच ये बदली है कि बिल्कुल सीधे सवाल पूछे जाने के बजाय जो नए संशोधन हुए हैं या नया बदलाव कुछ उसमें हुआ है, या अगर कोई ऐसा राइट है, फंडामेंटल राइट है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कोई बड़ा बदलाव किया है, कोई आमूलचूल परिवर्तन किया है, कोई बड़ा उससे प्रभावित उसको किया है, तो ऐसे जजमेंट्स खूब पूछे गए हैं। जैसे सवाल आया था कि आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है?
और आपके ऑप्शन थे सिक्योर पैरामाउंटेसी टू द फंडामेंटल राइट्स, लिमिट द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट, डिफाइन द वर्ड लॉ और एक्सपैंड द पावर ऑफ द कोर्ट्स। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन था वो सही था कि सिक्योर पैरामाउंटेसी टू द फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद सवाल आया था कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको अंडर आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन है और स्टेट की डेफिनेशन में जो अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन है और लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन है उसको खूब कायदे से पढ़ के आने की ज़रूरत है। कई बार सवाल पूछा गया है कि क्या लखनऊ विश्वविद्यालय एक स्टेट है। तो जैसे यहाँ पे आपके सवाल में ऑप्शन था कि अ पार्टनरशिप फर्म, अ कंपनी स्टैब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो जब आप लोकल अथॉरिटी के डेफिनेशन कायदे से पढ़ करके जाएंगे, जब आप अदर अथॉरिटी के डेफिनेशन कायदे से पढ़ करके जाएंगे और उसमें जो केस लॉज हैं, खास तौर पे जो केस लॉज में जिसमें अलग अलग चीज़ों को, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी को किस में स्टेट घोषित किया गया, किस में LIC को स्टेट घोषित किया गया, तो ऐसे वाले जो केस हैं आप उसको जरूर पढ़िए। उसमें स्टेट की डेफिनेशन के साथ साथ स्टेट का वो जो केस लॉ है उसको जरूर पढ़िए। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, और डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का सवाल चूंकि आया है, लेकिन मैं कहूँगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ रिपग्नेंसी, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन और डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, इस सारे डॉक्ट्राइंस को आप खूब कायदे से पढ़ करके आइए। और इन सारे डॉक्ट्राइंस में जो भी लीडिंग केस लॉज हैं, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ वेबर है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है, तो इस सब में किसमें इसका प्रतिपादन किया गया था, किसमें इन सारे डॉक्ट्राइंस को बनाया गया था और किस केस में बनाया गया था और उसके बाद कौन सा इसमें लीडिंग केस और है। तो दोनों पॉइंट्स आपको कायदे से आने चाहिए जो डॉक्ट्राइन को लेकर के सवाल हैं वो वाले। अगला सवाल था कि आर्टिकल 14 डज नॉट कंपास इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। तो जो सही जवाब था वो था प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। तो जो भी सवाल आपके हैं आर्टिकल 14 से लेकर के, अगर फंडामेंटल राइट की बात करें तो जो पोर्शन है, जो चैप्टर है वो आर्टिकल 12 से 35 है, लेकिन आप 14 से 32 के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनकी हेडिंग्स को खूब कायदे से पढ़िए। कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए बिल्कुल आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि आर्टिकल 14 में क्या बात नहीं लिखी गई है, और कई बार ये क्या बात लिखी नहीं गई है, इसमें इज, एम, आर और एंड और कॉमा तक का सवाल पूछा गया है कि यहाँ पे और लिखा हुआ है या एंड लिखा हुआ है, ऐसे करके सवाल आए हैं। उसके बाद की अगर हम बात करें तो सवाल आया है कि डिस्क्रिमिनेटिंग बाय लॉ इन द मैरिजेबल एज ऑफ अ बॉय 21 ईयर्स एंड अ गर्ल 18 ईयर्स। तो ये जो लड़का लड़की की जो शादी की उम्र तय की गई है वो डिस्क्रिमिनेशन कैसा है, उसमें नीचे ऑप्शंस थे कि अफेंड्स आर्टिकल 14 टू द कॉन्स्टिट्यूशन, डज नॉट अफेंड आर्टिकल 14 टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इज अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ और वायलेट्स ह्यूमन राइट्स। तो इसमें जो आपका आंसर बी था वो सही था कि डज नॉट अफेंड आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जो सवाल आया था कि सेलेक्ट द राइट ऑप्शन बेस्ड ऑन फॉलोइंग असर्शन रीजन। अच्छा, असर्शन रीजन में एक सवाल बताने से ज़्यादा आसान ये है कि मैं आपको बताऊं कि आपको ऊपर जो फंडामेंटल राइट्स का जीस्ट है, जो फंडामेंटल राइट का प्रिंसिपल है वो ऊपर लिखा होगा, और जैसे सवाल है कि जो असर्शन है वो लिखा हुआ था कि द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स दैट देयर शुड बी इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, ये आपका असर्शन था। उसके बाद जो इसका रीज़न लिखा हुआ था वो था कि ऑल पर्सन्स आर नॉट इक्वल बाय नेचर, अटेनमेंट आर सर्कमस्टांसेस। उसमें आपसे पूछा जाता है कि बोथ ए एंड आर वो दोनों सही हैं और ए आर की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ए आर की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जो फंडामेंटल राइट्स का प्रिंसिपल है वो असर्शन में, और उसके बाद उसका रीज़न। तो जब भी आप उस फंडामेंटल राइट को पढ़िए तो थोड़ा सा उसको इस असर्शन रीज़न वाले मोड में पढ़िए कि आपको उस प्रिंसिपल पर बेस्ड अगर कोई ऐसा रीज़न पूछा जाए तो क्या वही रीज़न बिहाइंड दैट असर्शन है, क्या वही रीज़न बिहाइंड दैट आर्टिकल है। अगला सवाल जो आया था फंडामेंटल राइट 15(1) किसको दिया गया है। और जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं तो फंडामेंटल राइट में एक चीज़ जरूर देख लीजिएगा कि कौन सा फंडामेंटल राइट एक्सक्लूसिवली सिटीजन को मिला हुआ है, कौन सा फंडामेंटल राइट एक्सक्लूसिवली किसी को भी, सारे पर्सन को, सबको मिला हुआ है, नेचुरल पर्सन है, लीगल पर्सन है, सबको मिला हुआ है। तो ये आपका आर्टिकल 14 वाला है। कैचअप रूल को लेकर के सवाल आया था कि कैचअप रूल इस्टेब्लिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिलेट्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैचअप रूल जो है वो कहाँ से जुड़ता है, आर्टिकल 14 से, 16(4) से, 15(4) से या 16(4)(a) से। तो जो आपका सही जवाब था वो था आर्टिकल 16 क्लॉज 4(a). उसके बाद जो एक सवाल आया था सवाल आया था कि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाट कम्युनिटी ऑफ वेरियस स्टेट इज बैकवर्ड क्लास अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4, नॉट बैकवर्ड क्लास, मेनली सोशली बैकवर्ड क्लास या नॉट पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज क्लास। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी था वो सही था कि नॉट बैकवर्ड क्लास अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4। सवाल था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18।
आर्टिकल 18 में जो उपाधियाँ ली जाती हैं, जो टाइटल्स दिए जाते हैं, उसमें कौन से चेक एंड बैलेंस देखने होते हैं, कौन सी उपाधि आप लेंगे और उपाधियों को आप किसकी अनुमति से ही ले सकते हैं। तो उपाधियों वाले सवाल भी आप एक बार देखते हुए आइए। उसके बाद जो सवाल था कि द स्टेट कैन मेक एनी लॉ imposing reasonable restrictions on the right of the citizens as to form association. Options थे in the interest of sovereignty and integrity of India, in the interest of friendly relations with foreign states, in relation to defamation, in relation to incitement of an offence। जो आपका ऑप्शन सही था कि in the interest of sovereignty and integrity of India। एक चीज़ और याद आ रही है, बता दें कि फंडामेंटल राइट्स जब आप पढ़ रहे हैं तो जो उसके एक्सेप्शंस हैं, जो उस पर चेक एंड बैलेंस लगाए गए हैं, तो जो भी उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उन सारे को आप पढ़ करके आइए। कई बार पूछा गया है कि 15(1) का या 15 का जो एक्सेप्शन है या जो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है वो कहाँ पे लगाया गया है। उसके बाद सवाल है डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी पे सवाल आया है। राइट टू प्रॉपर्टी कब सीज किया गया फंडामेंटल राइट से, उसका सवाल आया है। सवाल आया है कि अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द exception of certain provisions stated therein, what is the maximum period of detention of a person under preventive detention act। तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट वाले सवाल हैं उसको भी पढ़ने की ज़रूरत है। इन इंडिया राइट टू सवाल आया है कि इन इंडिया राइट टू एजुकेशन इज, राइट टू एजुकेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, फंडामेंटल राइट है, कॉमन लॉ है, कॉमन लॉ राइट है। तो आपका जो सही जवाब है वो है आंसर सी। उसके बाद जो आपके सवाल आए हैं कि द राइट टू पार्टी टू इनिशिएट एन एक्शन एंड बी हर्ड बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड राइट टू रेम, राइट इन पर्सोनम, फंडामेंटल राइट या लोकस स्टैंडाई। तो जो आपका सही जवाब है वो है लोकस स्टैंडाई। सवाल आया है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स बेनिफिट टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस 19, 16, 15 या 30। तो जो आपका सही जवाब था वो था आर्टिकल 30। सवाल था कि द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन इंडिया इज अवेलेबल टू हुम, किसको मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट। तो उसमें जो आपके ऑप्शन थे वो था सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली, ऑल पर्सन्स इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट, all persons for enforcing any of the fundamental rights concerned on them, and aggrieved individual alone। तो आपका जो सही ऑप्शन था वो था all persons for enforcing of the fundamental rights conferred on them। तो अभी और भी सारे सवाल हैं फंडामेंटल राइट्स पे, और भी सारे सवाल हैं, तो उन सारे सवालों को लेकर के नई वीडियो में मैं जल्दी आऊँगा। और आप सभी लोगों को धन्यवाद कि आप सभी लोग मेरी अपील पे उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, और आपसे एक निवेदन है कि वहाँ उस ग्रुप में थोड़ी उसकी गरिमा भी बना के रखिएगा, और वहाँ पे जो भी आवश्यक संवाद हो आप आपस में बीच में करिए, और जो भी मेरे द्वारा कुछ आवश्यक लगेगा वो मैं वहाँ पे देता रहूँगा। और जल्द ही इस वीडियो के नए पार्ट को लेकर के आऊँगा, और जल्द ही जो भी आपके LLM के सिलेबस में पूछे जाने वाले अन्य विषय हैं उसमें जो पुराने सवाल पूछे गए हैं, जिनके पूछे जाने की आशा है, उन सारे सवालों को लेकर के आपके बीच उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।